Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the gram positive cocci and this is chapter number 15. So gram positive cocci जो होते हैं हमारे पास उसके अंदर दो स्पीशीज़ आती हैं, स्टेफाइलोकोकस एंड सेकंड वन इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये हमारे पास दोनों का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है. तो हम इसको जो है वो लास्ट में पढ़ेंगे तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा. तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस से, बिकॉज टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट दी स्टेफाइलोकोकस ओरियस. तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पीशी है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है और यही जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं. इसके अंदर हमारी जो डिजीज़ लिखी हुई हैं इसको डिजीज़ को आप देख लें और बाकी आगे जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में उसमें हम वैसे ही जो है वो इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छे से वहाँ पर पढ़ लेंगे और बाकी सुपरफिशियली अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं जी. तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि एंडोकार्डाइटिस करवाता है, सेप्टिसीमिया, आर्थराइटिस वगैरह, निमोनिया और सेप्टिसीमिया वगैरह ये सब करवाता है. स्पेशली जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन वगैरह करवाता है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई. बाकी हम आते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर. अभी मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है. अभी हम आगे जब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आएंगे ना तो वैसे ही अच्छे से वहाँ पढ़ लेंगे. तो आगे हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास यहाँ आपको दिख रहा है, क्या है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. तो हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जल्दी से. तो सबसे पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में है स्फेरिकल होता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर में होते हैं. क्लस्टर लुक लाइक दिस. क्लस्टर जब ग्रैप्स नहीं होते, गुच्छे की फॉर्म में यहाँ पर फाउंड होते हैं हमें. तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस होते हैं. ठीक है जी, और यहाँ लिखा हुआ है ये प्रोड्यूस करते हैं कैटलेज. अब ये जो पॉइंट है ना इसको आपने हिफ्ज़ कर लेना है. यही हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ में आता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं कैटलेज. ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है प्रोड्यूस कैटलेज. ठीक है, तो अगर हम स्टेफाइलोकोकस और स्टेप, ठीक है, मैंने कहा कि स्टेप जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो, और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रेप है ना, इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो हमारे पास क्या होता है, कैटलेज की प्रोडक्शन होती है. तो कैटलेज की जो प्रोडक्शन करते हैं वो अभी हमने देखा कि वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस. ओके, सो इसको आपने जो है ना वो याद रखना है. आगे लिखा है वियर एज नो स्ट्रेप्टोकोकस डू, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस नहीं प्रोड्यूस करते. तो स्टेफाइलोकोकस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कैटलेज. ठीक है ना. अब भाई कैटलेज क्या होता है, कैटलेज असल में एक एंजाइम होता है जो कि कैटलेज तो होता है लेकिन वो किसको डिग्रेड करेगा. जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है H2O2, यहाँ लिखा हुआ है H2O2 है, तो ये कंपाउंड है, ये टॉक्सिक कंपाउंड है. ठीक है, ये हमारी बॉडी बनाती है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए. ठीक है, अब बैक्टीरिया के लिए हमने बना दिया एक टॉक्सिक, ठीक है, H2O2, लेकिन बैक्टीरिया को क्या है, सर्वाइव करना है हमारी बॉडी में, तो उसके पास इसके फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ तो वेपन होना चाहिए. तो इसके पास एक वेपन होता है जिसको कहते हैं कैटलेज. अभी कैटलेज क्या करेगा, ये एंजाइम है, ये इस टॉक्सिक को ही तोड़ देगा. ठीक है, हमने जो टॉक्सिक बैक्टीरिया के लिए बनाया लेकिन बैक्टीरिया ने उस टॉक्सिक को तोड़ने के लिए उसके पास एक एंजाइम है कैटलेज, जो कि क्या करेगा, इस टॉक्सिक को ब्रेक कर देगा O2 में एंड H2O में, यानी ऑक्सीजन में और वाटर में, और ऑक्सीजन और वाटर टॉक्सिक नहीं होते. तो इस तरह बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सर्वाइव कर पाएगा. तो ये किसके पास होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस में होता है. ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैटलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर. अब इसको वायरुलेंस फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इसकी मदद से हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, आप लोगों को मैंने समझाया किस तरह से हम जो टॉक्सिक उसके ख़िलाफ़ बना रहे हैं वो उसको तोड़ने के लिए उसके पास एंजाइम मौजूद है जो कि उसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देगा. आई होप कि आपने यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड करा होगा. नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, इस इमेजेस को हम आगे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जब हम इनके डिजीज़ को पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि कैटलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है. क्यों है ये मैं बता चुकी हूँ. बैक्टीरिया जो है वो, जिस बैक्टीरिया के पास कैटलेज होता है वो सर्वाइव करेगा हमारे अंदर बैक्टीरिया. ठीक है, और जो हमारी जो टॉक्सिक बना रहे हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स जो टॉक्सिक बना रहे हैं बैक्टीरिया के लिए,
उसकी किलिंग इफेक्ट से भी बचा रहेगा, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है, ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। ऑरियस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और एपिडर्माइटस एंड सेप्रोफाइटिकस। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में ऑरियस है, ये भी पढ़ेंगे, और बाकी 2 जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ऑफ दीज 3 एस ओरियस इज़ फार बाय द मोस्ट कॉमन, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, और जो कॉज करता है बहुत सीरियस इन्फेक्शन, जिसके अंदर एस ओरियस है। अब एस ओरियस है, ठीक है, एक तरफ है हमारे पास एस ओरियस जो कि बहुत ज़्यादा वायरुलेंस है, ठीक है। वायरुलेंस इन अ सेंस कि ये हमारे पास सीरियस जो है वो इन्फेक्शन करवाता है। इसके अलावा जो हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, एपिडर्माइटिस एंड सेप्रोफाइटिकस। तो अब 2 स्पीशीज़ ये हो गई, ठीक है, एक स्पीशी ये हो गई। तो अब इन दोनों में भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, कि भाई अब इनने ये तो पता लगा लिया कि स्टैफ है, कैसे कैटलिस पॉजिटिव है, दैट्स मीन्स इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। लेकिन अब स्टेफाइलोकोकस में भी तो और स्पीशीज़ हैं, उनको डिफ्रेंशिएट हमने करना है, तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोगुलेज टेस्ट करना होता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस की आपस में जो स्पीशीज़ है ना, उनके दरमियान अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो कोगुलेज करना है। इस बात को भी आपने ना हिफ्ज़ कर लेना है, ठीक है। कोगुलेज टेस्ट जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है और जो हमारे पास दूसरी स्पीशीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट करता है। अब किस तरह से करता है वो हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोगुलेज क्या है, पहले तो आप लोग ये पढ़े ना। कोगुलेज हमारे पास ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। एंड में लेस आ रहा है, इसका मतलब ये भी जो है वो एंजाइम है हमारे पास। अब ये क्या करता है, डेट कॉज प्लाज्मा टू क्लॉट। अब ये प्लाज्मा को क्लॉट करवा देता है, ठीक है, प्लाज्मा को क्लॉट करवाएगा। और हमारे पास बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म द थ्रोम्बिन, ठीक है। जब हम प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं तो थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होती है। जब थ्रोम्बिन होगी उसके बाद फिब्रिन जो है फिब्रिनोजिन से चेंज हो जाएगा फिब्रिन के अंदर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है जी। तो जब बैक्टीरिया अपने अराउंड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन कर लेगा, क्लॉट बना लेगा, और अंदर बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद होगा, तो बैक्टीरिया क्या रहेगा, सेफ़ रहेगा, ठीक है। एक सेव रहेगा, किससे सेव रहेगा, हमारी बॉडी के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इसको मारने आ रहे हैं। लेकिन जब ये क्लॉट बन जाएगा तो उसे जो है वो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर बैक्टीरिया है। तो इस वजह से, मतलब इस तरीके से जो है ना, ये कोगुलेज वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ऑफ these 3 S aureus is far by the most common है। S aureus is distinguished from the other primarily by the कोगुलेज प्रोडक्शन। तो ये कोगुलेज की प्रोडक्शन करता है, कौन, S aureus कोगुलेज की प्रोडक्शन करता है। इस बात को आप लिख लो और याद कर लो। और बाकी की जो 2 स्पीशीज़ हैं वो प्रोडक्शन नहीं करती कोगुलेज की, ठीक है। याद रहे जो स्टैफ है, स्टैफ जो हम पढ़ रहे हैं, ये तीनों स्पीशीज़ किसकी प्रोडक्शन करती हैं, कैटलेज की प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, कैटलेज की प्रोडक्शन करेंगी। लेकिन जो कोगुलेज की प्रोडक्शन कौन करेगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कोगुलेज की प्रोडक्शन कौन करेगा, सिर्फ ऑरियस करेगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, लिख लिएगा इसको, ओके जी। तो नेक्स्ट पेज मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देन कैटलाइज एंड एक्टिवेट द फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन एंड क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई। ये मैंने लाइन आपको पहले ही बता दी थी कि सिंपली क्या होता है, हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होके वो बनता है थ्रोम्बिन, ठीक है। जब ये थ्रोम्बिन होता है तो ये किसको एक्टिवेट करवाता है, फिब्रिनोजिन से फिब्रिन को एक्टिवेट करवा देता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, क्लॉट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म जो है ना वर्क करता है। और जो बाकी की हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, एपिडर्माइटिस एंड सेप्रोफाइटिकस, आर ऑफन रेफर टू एज द कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है जी। तो ये हमारे ये जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप लिख लेनी हैं, और यही जो है वो हमारे पास MCQs में आती हैं, और यही जो प्रोसीजर है हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब्स के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब्स वगैरह होती हैं। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अभी हम ऑरियस को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बाकी की 2 स्पीशीज़ से, ठीक है। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसकी बेसिस पे, कोगुलेज टेस्ट की बेसिस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कोगुलेज की बेसिस पे भी करते हैं, और 2 और कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से, एक हमारे पास होता है फर्मेंट्स मैलिटोल,
और दूसरा हमारे पास होता है हीमोलाइसिस। ठीक है, तो कोगुलेस की प्रोडक्शन मींस कोगुलेस कौन प्रोड्यूस करता है? ऑरियस। फर्मेंट मैनिटोल की मैं अगर बात करूं तो वो भी कौन करता है? एस ओरियस। और हीमोलाइसिस की मैं अगर बात करूं तो वो भी एस ओरियस करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ऑरियस करता है और बाकी की 2 स्पीशीज़ नहीं करती। इसी के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब जो है वो रीड कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अस ओरियस फर्मेंट मैनिटोल, ओके, एंड द हीमोलाइसिस रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस करता है, और जो एपिडर्मेटाइटिस है और जो सेप्रोफाइटिकस डू नॉट, ये दोनों नहीं करते। हीमोलाइसिस अब किस तरह से करता है? हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल बाय हीमोलाइसिन प्रोड्यूस बाय एस ओरियस। अब एस ओरियस जो है वो हमारे पास हीमोलाइसिस भी कर रहा है और फर्मेंट मैनिटोल भी कर रहा है। तो यहाँ पर आगे फर्दर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि हीमोलाइसिस कर रहा है तो वो कर रहा है कैसे है, तो किस तरह से कर रहा है? इसके पास हीमोलाइसिन होता है। ठीक है, क्या चीज़ होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके पास हीमोलाइसिन की प्रोडक्शन होती है एस ओरियस में। इज़ द सोर्स ऑफ आयरन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इसके पास जो है वो हमने देखा कि क्या चीज़ है? हीमोलाइसिन है, और ये हमारे पास एस ओरियस प्रोड्यूस करता है। ये एक सोर्स है आयरन की प्रोडक्शन की या रिक्वायरमेंट की। किसकी ग्रोथ के लिए? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। अब हमने देखा था आयरन, जो भी आयरन है इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल हैं इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पर क्या होता है? आयरन मौजूद होता है। इज़ रिकवर्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसको रिकवर करता है और उसको यूटिलाइज करता है, सिंथेसिस करता है साइटोक्रोम एंजाइम टू यूज टू प्रोडक्शन एनर्जी। सिंपल वर्ड्स में जो रेड ब्लड सेल की ये क्या कर रहा है? हीमोलाइसिस कर रहा है। ठीक है, हीमोलाइसिस करने के बाद उसमें से निकलता है आयरन। अब उस आयरन को ये हमारे पास कहाँ यूटिलाइज़ कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि ख़ुद की एनर्जी बना रहा है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लिया है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? तो इन डिफ्रेंशिएट को आपने याद रखना है कि एस ओरियस फर्मेंट मैनिटोल करता है, हीमोलाइसिस करता है, कोगुलेस पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो बाकी की 2 स्पीशीज़ है ये तीनों काम नहीं करती। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि मोर देन 90% ऑफ द एस ओरियस स्टैंड कंटेन द प्लाज्मिड बीटा लैक्टेमेज। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कुछ स्टैंड होते हैं बीटा लैक्टेमेज होता है, उसके पास पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब स्टैंड मतलब कुछ जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिकली चेंजेस आती हैं, और या तो बैक्टीरियोफेज वायरस वगैरह की वजह से तो वो चेंज हो जाते हैं, उसके अंदर चेंजेस आने लग जाती हैं। जैसे कि अभी एक बैक्टीरिया है वो हमारे पास, उसके ऊपर पेनिसिलिन जो है वो असर करती थी, लेकिन अब जो है उसके ऊपर पेनिसिलिन असर ही नहीं कर रही है। ठीक है, पेनिसिलिन असर नहीं कर रही, यानी कि उसने एडवांसमेंट ले ली है, अब वो पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट बन गया है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे कोरोना वायरस आया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस जब हमें पता नहीं था कि क्या है किस तरह से, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए थे। ठीक है, तो जब हमें पता चला कि हम जब अगर मास्क लगाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं, तो फिर हमने क्या करा? अपना बचाव करने के लिए मास्क को पहन लिया। ठीक है, जिसकी वजह से हम बचे रहे। ठीक है, तो इसी तरह से बैक्टीरिया क्या करते हैं? जब बैक्टीरिया को पता चलता है कि पेनिसिलिन ये जो है ये हमें अफेक्ट कर रही है, तो फिर वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं और वो उससे रेजिस्टेंट बन जाते हैं, और फिर वो उससे किल नहीं होते। ठीक है, तो वो अब वो वायरस की वजह से भी हो सकती है, और दूसरे जो हमारे पास केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है, रेजेस की वजह से भी वो चेंजेस आ सकती है। तो इसी तरह से चेंजेस आती है, लेकिन चेंजेस आती कहाँ पर है? मैक ए जीन पर चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये एक ऐसी जीन है जो चेंजेस लेकर आती है, और फिर वो एक जो मेडिसिन है वो अभी असर कर रही है, लेकिन बाद में असर नहीं करेगी। फिर हम दूसरी न्यू मेडिसिन बनाते हैं, फिर वो कुछ दिन के बाद वो असर नहीं करती। तो ये हमारे पास क्या होती है? इनमें चेंजेस आती रहती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लें, बाकी इसके अंदर यही फिनोमेना यूज़ हो रहा है कि ये मैक ए जीन के अंदर चेंजेस आती रहती है और ये अपनी एडवांसमेंट करते रहते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सेल वॉल के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटीन ए। तो भाई ये प्रोटीन ए क्या काम करती है? ये मेजर प्रोटीन होती है, सेल वॉल पर मौजूद होगी। वायरुलेंस फैक्टर है, किस तरह से वायरुलेंस फैक्टर है? ये हमारे पास बाइंड कर लेती है एफसी पोर्शन पर। कहाँ पर बाइंड करती है? एफसी पोर्शन पर। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसका एफसी पार्ट होता है, और दूसरा हमारे पास दूसरा पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
तो ये वहाँ पर बाइंड कर लेगी और किसका एफसी पोर्शन, इम्यूनोग्लोबिन का। अब क्या कर रही है, ये जो प्रोटीन है ये किसके पास है, ऑरियस के पास है। याद रखिएगा अभी हम ऑरियस पढ़ रहे हैं, तो ऑरियस के पास ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन ए है। प्रोटीन ए एफसी पार्ट पर इम्यूनोग्लोबिन के अटैच करवा लेगी, ठीक है। यानी बैक्टीरिया जो है ना वो इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन का जो एफसी पार्ट है वहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन का जो एफसी पार्ट है ना, ये एफसी पार्ट यहाँ पर बैक्टीरिया अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन ए, ठीक है। जब ये अटैच यहाँ पर हो जाएगा तो अब आप लोग खुद सोचें कि ये हमारे पास फ्री नहीं घूमेगा, ठीक है। जब यहाँ अटैच हो गया, फ्री नहीं घूमेगा, तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस है वो उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि उस पर अटैच रहेगा और इसकी जो फैगोसाइटोसिस है ना वो हमारे पास कम हो जाएगी। यानी कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस है वो इसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फ्री नहीं घूम रहा है, ये एक जगह अटैच हो गया है। तो इस तरह से इसकी फैगोसाइटोसिस करना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बाय दूज सेल्स डज नॉट अकर द, और जो बाकी हमारे पास जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो उनके पास प्रोटीन ए मौजूद नहीं है, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये फिनोमिना कि जो बैक्टीरिया है वो इम्यूनोग्लोबिन का जो एफसी पार्ट होता है वहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये फ्री नहीं रहेगा बॉडी में। जब फ्री नहीं रहेगा तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इसको पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ेंगे नहीं तो फैगोसाइटोसिस नहीं होगी, फैगोसाइटोसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड आपने पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीमर ऑफ द रिबिटोल फॉस्फेट होते हैं। ये अडियरेंस ऑफ दी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टू द म्यूकोजल सेल, यानी कि जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर म्यूकोजल सेल होते हैं वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस को ऑरियस को, ठीक है, वहाँ पर ये अटैच करवाएगा, ठीक है, म्यूकोजल सेल पर, क्योंकि वो म्यूकोज थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है, तो वहाँ पर अटैच करना मुश्किल होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो अटैच तो होगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ द टिकोइक एसिड से। अब एक हमारे पास लाइपोटिकोइक एसिड होते हैं जो कि हमारे पास रोल करता है, सेप्टिक शॉक करवाते हैं वो, ठीक है, वो सेप्टिक शॉक करवाएंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया गया, लाइपोटिकोइक एसिड ने सेप्टिक शॉक करवाया। सेप्टिक शॉक्स की वजह से हमारे जो साइटोकाइंस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, IL-1 एक्टिवेट हो जाएगा, ट्यूमर नेक्रोटिन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। कौन करवाएगा, मैक्रोफेजेस करवाएगा इसको, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई बैक्टीरिया यहाँ पर आया है, ठीक है। ये कौन करवा रहा है, लाइपोटिकोइक एसिड। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टिकोइक एसिड की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया को म्यूकोजल सेल से अटैच करवा देगा। जब ये अटैच हो जाएंगे तो वहीं से ही न्यूट्रिशंस वगैरह लेंगे और वहीं पर इन्फेक्शन वगैरह अगर इनको कॉज करना होगा तो ये वहाँ पर कॉज कर देंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास है पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। तो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल तो आपको वैसे ही पता है, ये हमारे पास एंटी फैगोसाइटोसिस करवाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बचा रहेगा, उसको हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से किल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वायलेंस फैक्टर है 11 सीरोटाइप्स बेस्ड ऑन द एंटीजेनिसिटी, यानी कि इसके 11 सीरोटाइप्स पाए जाते हैं। किसकी बेसिस पर, इसी कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड की बेसिस पर। लेकिन जो टाइप 5 और 8 है वो कॉज करती है 85% ऑफ द इन्फेक्शन को कॉज करते हैं 5 और 8 जो सीरोटाइप है। कुछ स्ट्रेन जो होते हैं एसोरियस के वो कोटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द पॉलीसेक्राइड। कुछ जो स्ट्रेन है उनके पास थोड़ी सी ही पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होती है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। ये जो कैप्सूल होती है पुअरली इम्यूनोजेनिक होती है विच हैज़ मेड प्रोड्यूसिंग एन इफेक्टिव वैक्सीन। ऐसी कैप्सूल का हम यूज़ करते हैं वैक्सीन वगैरह बनाने में। तो इन शॉर्ट के जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होती है वो वायलेंस फैक्टर होता है और बैक्टीरिया को ईजिली हम जो है वो फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, ठीक है। 11 सीरोटाइप्स है, 5 और 8 इंपॉर्टेंट है जो कि 85% इन्फेक्शन करते हैं। तो आगे हमारे पास फोर्थ पर हमारे पास सरफेस रिसेप्टर। तो सरफेस रिसेप्टर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं, इसकी सरफेस पर जो है रिसेप्टर होते हैं स्टेफाइलोकोकस के, ठीक है। कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि फेज टाइपिंग करवाएंगे। फेज टाइपिंग मतलब कि ये क्या करवाएंगे, फेज टाइपिंग ऑफ स्ट्रैंड फॉर एपिलॉजिक पर्पस। सिंपली क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया को लगता है कि अब हमें और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो की सरफेस पर, बैक्टीरिया की सरफेस पर रिसेप्टर मौजूद हैं। अब यहाँ पर वो बैक्टीरिया, वो वायरस आएगा और जो है वो क्या करवा देगा, फेज टाइपिंग करवा देगा। फेज टाइपिंग के नतीजे में ये क्या होगा, बैक्टीरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, ठीक है जी।
तो जो टिकोइक एसिड है वो इसका एक पार्ट है इस रिसेप्टर का। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा जी। तो फिफ्थ हमारे पास फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ एस ओरियस हैज़ एंडोटॉक्सिन्स लाइक प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारे पास एस ओरियस है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, एंडोटॉक्सिन्स लाइक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और जो हमारे पास कैस्केड मैनर में जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है उसको एक्टिवेट करवाएगा, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाएगा और जो साइटोकाइन्स वगैरह को एक्टिवेट करवाने में मदद करेगा। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इसकी कुछ सेल वॉल के कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसमिशन आप लोग देख सकते हो ट्रांसमिशन किससे हो रही है, ह्यूमन है। ह्यूमन आर द रिजर्वियर ऑफ द स्टेफिलोकोकस, और स्पेशली हमारी जो नोज़ होती है वहाँ पर नोज़ का जो साइट होता है, नोज़ जो है ना मेन साइट है कॉलोनाइजेशन ऑफ द एस ओरियस की, ठीक है। तो इसको आपने याद रख लेना है, ट्रांसमिशन में बस इतना ही याद रखो। बाकी आप लोग को यहाँ पर जो है वो कुछ देखने को मिलेगा कि विजाइना के वहाँ पर भी फाउंड होते हैं, और जो है वो हमारे पास डिजीज़ कॉज बाय द सोरियस फीवर्ड बाय हेविली कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट, कोई इन्वायरमेंट कंटामिनेटेड है वहाँ पर आपको ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रोनिक जो हमारे पास ग्रेनुलोमेटर डिजीज़ होती है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटर डिसीज़, इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे होगा, क्योंकि इस डिज़ीज़ के अंदर जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी को ही खो देते हैं, द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू किल बैक्टीरिया। ये वाले जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है ना न्यूट्रोफिल्स की, बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाते। जब बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे तो हमें इन्फेक्शन होते रहेंगे, तो इसके अंदर भी हमारे पास ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपली है, ये आप लोग याद कर लिएगा। और बाकी हमारे पास ये अच्छा जो ट्रांसमिशन है ये एमसीक्यूज़ वगैरह में नहीं आती है। और बाकी हमारे पास पैथोजेनेसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एमसीक्यूज़ आते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि एस ओरियस जो है वो कॉज करता है डिजीज़ बोथ। अब जो डिज़ीज़ कॉज करने के लिए जो हमारे पास बेसिक बैक्टीरियोलॉजी है उसमें हमने पैथोलॉजी नहीं पढ़ा, पैथोजेनेसिस जो है वो हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जो बैक्टीरिया आते जाएंगे उसमें हम पैथोजेनेसिस वैसे ही कवर कर लेंगे, सारी डेफिनेशन ईज़िली कवर कर लेंगे, ठीक है। और लैब डायग्नोसिस भी नहीं पढ़ा, और क्योंकि इसके साथ आते जाएंगे हर बैक्टीरिया के साथ, तब हम वहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास क्या है कि जो बैक्टीरिया है एस ओरियस जो है वो प्रोड्यूस करता है डिजीज़ बाय टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है और पायोजेनिक इन्फेक्शन भी करता है। अब पायोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब है पस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। टॉक्सिन का मतलब है अपने टॉक्सिन से डिजीज़ कॉज करता है। पैथोजेनेसिस का मतलब ही क्या है, डिजीज़ कॉज करना, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो दो तरह से करेगा, एक तो उसके पास टॉक्सिन्स है, ठीक है, और दूसरा उसके पास क्या है, पस फॉर्मेशन करता है, इन्फ्लामेशन करवाएगा। तो टिपिकल रीजन्स है सोरियस इन्फ्लेमेशन इज़ एन एब्सेसिस अंडरगो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है द 3 क्लिनिकल इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, 3 क्लिनिकल हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट 3 हैं जिसके अंदर इंटीरोटॉक्सिन्स आएगा, ठीक, सेप्टिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स आएगा, और एक हमारे पास है एक्सफोलिएटिन, ठीक है। अब इन 3 को आपने याद रख लेना है, इनके वर्क को और इनके टॉक्सिन को। अभी टॉक्सिन है, टॉक्सिन करेंगे तो किस तरह करेंगे वो आपने याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज़ में लाजमी आते हैं। तो 3 में से अब हम सबसे पहले देख रहे हैं एंटीरोटॉक्सिन। एंटीरोटॉक्सिन क्या करवाएगा, फूड पॉइजनिंग करवाएगा भाई, ठीक है, फूड पॉइजनिंग करवाएगा। और इसके अलावा वॉमिटिंग होगी, जिसके फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, वॉमिटिंग आएगी, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया आएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग का अगर पढ़ना है तो पढ़ लिएगा। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है ना, आप लोग को बस इतना याद पता होना चाहिए कि एंटीरोटॉक्सिन क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है टॉक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है टॉक्सिक शॉक टॉक्सिक सिंड्रोम, टॉक्सिक, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये कॉज करेगा टॉक्सिक शॉक, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक जो है वो टॉक्सिक शॉक्स करेगा, ठीक है। और ये किसके अंदर करता है, टैम्पॉन यूजिंग मैस्चुरेशन
वुमेन जो होती हैं वो टैम्पन जो यूजिंग करती हैं उनके अंदर ये कॉज कर सकता है। दूसरा जो हमारे पास नेज़ल पैकिंग यूज़ करते हैं स्टॉप ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करने के लिए, तो उनमें हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सफोलिएटिन। एक्सफोलिएटिन आपने याद रखना है। एक्सफोलिएटिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्काल्डेड स्किन हो जाती है। ठीक है, स्काल्डेड स्किन आपको मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ स्काल्डेड स्किन किस तरह से है जी। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास जो है ना ये स्काल्डेड स्किन हो रही है इसकी। ठीक है, जिसकी लेयर है ना स्किन की वो हट रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कहलाती है, स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर 3 टॉक्सिन देख ली। एक एंटीरियर टॉक्सिन है जो हमारे पास फूड पॉइजनिंग करवा रहा है। सेकंड वन हमारे पास है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो कि टॉक्सिक शॉक करवा रहा है। एंड थर्ड वन इज़ द एक्सफोलिएटेंट जो कि हमारे पास स्काल्डेड स्किन करवा रहा है। ठीक है, स्काल्डेड स्किन हो क्यों रही है, स्किन उतर क्यों रही है, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोटीएज होता है। बैक्टीरिया के पास प्रोटीएज होता है जो कि हमारे पास क्लीव करता है डेस्मोग्लिन। ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, जिसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, हमारे पास रिजल्ट में बल्बस इम्पैडिको होने लग जाएगा, स्किन उतरने लग जाएगी, लेयर जो है ना वो स्किन उतरने लग जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सेवरल एंटीटॉक्सिन्स भी होते हैं जिसके अंदर अल्फा टॉक्सिन्स हमारे पास होता है और पीवी ल्यूकोसिडिन होता है। वैसे तो 3 इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, लेकिन इसके अलावा 2 और होते हैं, अल्फा टॉक्सिन होते हैं और पीवी ल्यूकोसिडिन होता है। जो पीवी ल्यूकोसिडिन होता है वो स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। जब स्पोर बन जाएगा तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली किल हो जाता है। स्पोर की फॉर्मेशन जो होती है ना, पोर जब फॉर्म हो जाते हैं किसी भी सेल के अंदर, जैसे कोई सेल है उसके अंदर पोर की फॉर्मेशन यहाँ हो गई है, यहाँ पोर बन गई, यहाँ पोर, तो वैसे ही हमारे पास जो सेल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हमारे सेल को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, बैक्टीरिया हमारे सेल में पोर की फॉर्मेशन कर देगा विद द हेल्प ऑफ द पीवी ल्यूकोसिडिन, जिसकी वजह से पोर बन जाएंगे और हमारी जो बॉडी का सेल है वो डेड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अल्फा टॉक्सिन होता है। अल्फा टॉक्सिन क्या करेगा, नेक्रोसिस करवा रहा है, स्किन की नेक्रोसिस करवा रहा है और हीमोलाइसिस करवाता है। ठीक है, बस आपने इतना याद रख लें, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है जी। तो आगे हमारे पास कोगुलेस को डिफ़ाइन किया हुआ है। दिस वन कोगुलेस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स को हम अच्छे से देख लेते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस टाइप की जो है वो उसको डिजीज़ होती है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो एस ओरियस है वो 2 तरह से करता है, एक तो टॉक्सिन से भी करता है और पस की फॉर्मेशन से भी करता है। तो सबसे पहले हम पायोजेनिक जो हमारे पास जो पस की फॉर्मेशन जिस तरह से कर रहा है उसकी जो है डिजीज़ देख लेते हैं। पस तो बन रही है लेकिन उसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, कोई 7-8 डिजीज़ आती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो है पायोजेनिक जो डिजीज़ हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है SSTS यानी कि स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अब स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास स्किन की जो सारी जो है वो इन्फेक्शन आते हैं वो आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सेलुलाइटिस है, फॉलिकुलाइटिस है, यानी कि जिसे आप लोग को स्किन में इस इमेजेस में दिख रहा होगा, मैं आप लोग को और दिखा देती हूँ जी। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास है फॉलिकुलाइटिस, यानी कि जो हमारी स्किन के अंदर फॉलिकल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल आपने नाम सुना हो, जो फॉलिकल्स होती है ना उसके अंदर इन्फेक्शन कर दिया है। किसने कर दिया है, ऑरियस ने कर दिया है, और यहाँ पर पस की फॉर्मेशन हो जाती है, कोई दाने हो जाते हैं और उसमें पस की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एस ओरियस के पायोजेनिक इन्फेक्शंस में से एक है, जो कि कौन सी है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी आती हैं, फॉलिकुलाइटिस है, सेलुलाइटिस, सेल के अंदर जो है पस की फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह से होता है। तो आगे हम देखते हैं और क्या है जी। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। ठीक है, सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो, ये सिवियर कंडीशन होती है सेप्टिसीमिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास ब्लड के अंदर चले गया है। ठीक है, ब्लड के अंदर अगर चले जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सिवियर कंडीशन हो जाती है, सिवियर इन्फेक्शन हमारे पास कॉज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपको देखने को मिलेगा एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस कहाँ होता है, मैकर अंदर नॉर्मल और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल में हो जाता है। ठीक है, वॉल वगैरह के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या है कि हमारे पास बोन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस में अराइज आइदर बाय द हीमेटोजेनेसिस स्प्रेड फ्रॉम अ डिस्टेंट इन्फेक्शन फोकस और बी इंट्रोड्यूस्ड लोकली एट द वाउंड साइट। वेरी कॉमन कॉज ऑफ दीज डिजीज स्पेशली इन चाइल्ड वगैरह के अंदर ये स्पेशली होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोस्ट सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन, यानी कि सर्जरी के बाद जो हमारे पास इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो भी हमारे पास एस ओरियस ही करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो सिंपली जो न्यूमोनिया है, वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ है जो न्यूमोनिया कॉज करवाती हैं और भी हैं बैक्टीरिया जो करवाते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो भी करवाता है। न्यूमोनिया कैन अकर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट और following viral respiratory infection, especially influenza. S. aureus pneumonia often lead to एम्पाइमा और लंग एब्सेसिस। ठीक है, तो न्यूमोनिया वगैरह करवाता है ये ओसोरियस, और क्या करवाएगा, लंग्स एब्सेसिस करवाता है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, छोटी से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस आप लोग के पास इमेज है कैसे, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो टिपिकली प्रेजेंट विद अन यूनिलैटरल बर्निंग, आई पेन, hyperemia of the conjunctiva and prolonged discharge. The organism is transmitted to the eye by contaminated finger. Asorius is most of the common cause of viral, but Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza are more common. Children gonococcal and non-gonococcal. ठीक है, बाई क्लैमीडिया। कंजक्टिवाइटिस acquired by infant ड्यूरिंग पैसेज ड्यूरिंग थ्रू द बर्थ कैनाल। अच्छा, तो ये सारी बातें जो इन्होंने करी हैं, कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, सिंपली मैं आपको बताऊं कि जो बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो आई होती है ना, उनकी आई के दिस इज़ आई, ठीक है, तो आई का जो कॉर्नर होता है ना, आई के कॉर्नर पे आपको येलो कोई लिक्विड टाइप देखने को मिलेगा। तो ये जो आई के जो हमारे पास कॉर्नर पे आपको लिक्विड टाइप चीज़ देखने को मिलेगी, इसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये कब होता है, जब आई के इधर हम कोई फिंगर टच कर दें, कंटामिनेटेड फिंगर से हो जाएगा, या फिर हमारे पास ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, इससे भी हमारे पास कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर ये चिल्ड्रन में तो हम इसको कहेंगे गोनोकोकल। ठीक है, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है एब्सेसिस। एब्सेसिस कैन अकर इन एनी ऑर्गन। एब्सेसिस किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद किसी भी ऑर्गन में एब्सेसिस करवा सकते हैं। ये जो एब्सेसिस होती है इसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक एब्सेसिस। अभी मेटास्टेटिक का मतलब ही क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया ने यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करें, यहाँ से इन्फेक्शन कॉज करके दूसरी जगह जाके इन्फेक्शन कॉज कर दिया, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाके इन्फेक्शन कॉज कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड द मेटास्टेटिक एब्सेसिस और द इन्फेक्शन। ठीक है, एक जगह से एब्सेसिस करा, दूसरी जगह कर दिया, फिर दूसरी जगह से छोड़ के तीसरी जगह इन्फेक्शन कर दिया और एब्सेसिस कर दिया, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मेटास्टेटिक एब्सेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे अकर बाय द स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम ओरिजिनल साइट। ठीक है, ऑफ इन्फेक्शन ऑफन इन द स्किन। ये कहाँ पर होगा, स्किन वगैरह में, क्योंकि हम कौन सी पढ़ रहे हैं अभी, हम पायोजेनिक पढ़ रहे हैं, पस की फॉर्मेशन वाले पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस के टॉक्सिन्स से जो प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़, यानी उनके पास जो टॉक्सिन्स होते हैं उससे वो डिजीज़ किस तरह से कॉज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है फूड पॉइजनिंग आती है। ठीक है, इनके जो टॉक्सिन्स हैं उनसे हमारे पास क्या हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है भाई, टॉक्सिक शॉक हो रहे हैं, स्कारलेट स्किन हो रही है, बल्बस सिम्पैटिको देखने को मिल रहा है। तो ये याद करें आपने कहाँ पढ़ी है ये डिजीज़, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कारलेट स्किन, ये आपने कहाँ पढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी जब हम इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जब हमने इनकी टॉक्सिन के बारे में बात करी। तो फूड पॉइजनिंग भाई कौन करवाता है, एंटीरोटॉक्सिन करवाता है, ये रहा एंटीरोटॉक्सिन से हो रहा है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन करवा रहा था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन जो थे वो हमारे पास टॉक्सिक शॉक करवा रहे थे। एक हमारे पास था स्कारलेट स्किन कौन करवा रहा था, एक्सफोलिएटिन करवा रहा था। तो सिंपली यहाँ पर उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है कि ओरियस टॉक्सिक मेडिएटेड डिजीज़ होंगी, तो ये 4 होंगी। तो फोर्थ वन हमारे पास है बल्बस इम्पैडिगो। बल्बस इम्पैडिगो क्या है, कैरेक्टर बाय वेसिकल कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड। वेसिकल्स ही बन जाती हैं, जस्ट लुक लाइक दिस इमेज। इस इमेज में आपको वेसिकल कुछ दिख रही हैं जिसके अंदर क्या है, क्लियर फ्लूइड देखने को मिल रहा है। तो यही हमारे पास क्या होता है, बल्बस इम्पैडिगो कहलाता है, इम्पैडिगो। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है, इसके टॉक्सिन की वजह से। कौन से टॉक्सिन की वजह से, एक्सफोलिएटिन। ठीक है, इसको याद रखना है जी। तो हमने टॉक्सिक मेडिएटेड भी देख ली और पायोजेनिक भी देख ली। अब एक हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है
कावासाकी डिजीज़ एसोरियस जो है वो कावासाकी डिजीज़ भी करवाता है। अभी किस तरह से करवाता है इसको हम देख लेते हैं। कावासाकी डिजीज़ इज अ डिजीज़ अननोन etiology that is discussed here because several of its features resemble toxic shock syndrome। अब ये जो डिजीज़ हैं इसको हम यहाँ पर डिस्कस करें क्योंकि इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं, कुछ जो फीचर्स हैं, कुछ जो फीचर्स हैं वो रिजेंबल करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से, ठीक है, बाय द सुपर एंटीजेनिक ऑफ द एस ओरियस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कावासाकी डिजीज़ हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, वेसिकुलाइटिस। अब हमने देखा था जब हमारे पायोजेनिक इन्फेक्शंस थे उसके अंदर वेसिकुलाइटिस हो रहा था इन्वॉल्विंग द स्मॉल एंड मीडिएट साइज आर्टरीज़ के। अब ये आर्टरीज़ के अंदर हो रहा है, कौन सी आर्टरी के अंदर, जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ पर हो रहा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ इन चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये बुक यूनाइटेड स्टेट में लिखी गई तो वहाँ का जो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने देखा जो कावासाकी डिजीज़ होती है उसके कुछ फीचर जो हैं वो रिजेंबल करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास वेसिकुलाइटिस होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, आर्टरीज़ में होता है, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और क्लिनिकल कावासाकी जो हमारे पास डिजीज़ है उसकी बात करें, हाई फीवर होता है, 5 डेज़ इन ड्यूरेशन में होता है, स्ट्रॉबेरी टंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पर लिखी हुई है, इजी हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बात हमारी है कि लैब डायग्नोसिस। तो हम लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग के जहन में होना चाहिए कि हम करेंगे स्लाइड बनाएंगे, ठीक है। स्लाइड बना के उसकी हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेफाइलोकोकस। कैसा था स्टेफाइलोकोकस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्फेरिकल होगा, क्लस्टर इन शेप होगा, ठीक है, जस्ट लुक लाइक दिस, क्लस्टर इन शेप। तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये हमारे पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, तो पर्पल कलर में आपको देखने को मिलेगा। ग्राम पॉजिटिव किस कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव होंगे, पर्पल कलर में होंगे, क्लस्टर शेप आपको देखने को मिलेगी। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारे पास स्टेफ है, ठीक है, आप कहेंगे स्टेफ है, स्टेफ होता है क्लस्टर फॉर्म में, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा आप और कन्फर्मेशन के लिए करेंगे कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट हमारे पास क्या बताएगा, कैटालेज टेस्ट कंफर्म कर देगा कि जी भाई ये स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। अब स्टेफाइलोकोकस करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे कोगुलेज टेस्ट। कोगुलेज टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कंफर्म बोल देंगे कि ये हमारे पास एस ओरियस है। इसके अलावा हम फर्मेंट मैनिटोल करके भी देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो हमारे पास इसका मतलब ये है क्या है कि ये हमारे पास एस ओरियस है, ठीक है जी। एंड अब हमने ये चीज़ देख ली कि अगर सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई आपको देखने को मिलेंगे क्लस्टर के अंदर, ठीक है। और आपको कौन सी कॉलोनीज़ दिखती हैं, कल्चर अगर हम लगाएंगे ना एसोरियस को तो आपको गोल्डन येलो कॉलोनीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, गोल्डन येलो कॉलोनीज़ होंगी। और ये गोल्डन येलो कॉलोनी क्यों आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेफाइलोजेंथेन, ठीक है। ये कंपाउंड होता है, ये एक सब्सटेंस होता है बैक्टीरिया के अंदर स्टेफाइलोजेंथेन, उसकी वजह से गोल्डन येलो कॉलोनीज़ हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा जो है वो बीटा हीमोलाइसिस की वजह से भी, ठीक है। तो अगर फर्मेंट मैनिटोल कर रहा है, हीमोलाइसिस हो रही है, गोल्डन येलोज कॉलोनीज़ आ रही हैं, कोगुलेज पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म एस ओरियस है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ईज़िली समझ आ गया होगा। तो लैब के अंदर हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया लैब डायग्नोसिस किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। कि अब हमने देखना है कि एस ओरियस अगर हमें लैब में डायग्नोस करना है, सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखेंगे, क्लस्टर की फॉर्म में दिखेंगे, गोल्डन येलोस कॉलोनी आकार प्लेट पे आपको देखने को मिलेगी जो कि स्टेफाइलोजेंथेन की वजह से येलो गोल्डन येलो कॉलोनी आ रही है। बाकी फर्मेंट मैनिटोल कर रहा होगा, कैटालेज पॉजिटिव होगा, कोगुलेज पॉजिटिव होगा, इसके अलावा हीमोलाइसिस करेगा, बीटा हीमोलाइसिस, ओके। सो दिस इज़ द लैब डायग्नोसिस प्रोसीजर दैट वी हैव डन, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कंफर्म है,
ठीक है। लैब डायग्नोसिस पढ़ लिया, इसके बाद आपके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया को देखा जाता है कि वो उसके पास कौन सा स्ट्रेन है। ठीक है, मैक ए जीन पर तो हम पेंसिलिन देते हैं, और बाकी पेंसिलिन से जो रेजिस्टेंट होता है उसके लिए हम फिर बीटा लैक्टम से रेजिस्टेंट ड्रग्स देते हैं, बीटा लैक्टम देते हैं। तो ये सारे जो है ना वो ड्रग्स हम देते हैं, और हम अगार प्लेट जो होती है ना उस पर सेंसिटिविटी लगाते हैं, और फिर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, और फिर हम जिससे जो है वो हमें इफ़ेक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। जोन ऑफ इनहिबिशन जिसके अंदर होता है उसको हम प्रीफर करते हैं कि ये वाली मेडिसिन देनी चाहिए। अगर जी, तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा दिस वन। ठीक है, मार्सा मेडिसिन वगैरह होती हैं जिसके अंदर हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रैंड होते हैं एसोरियस के। ठीक है, तो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट ड्रग्स होती हैं, और दूसरा हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है म्यूपेरोसन, जो कि हमारे पास इफेक्टिव होती है टॉपिकल यूज़ के लिए एंटीबायोटिक है, जो कि स्किन इन्फेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं म्यूपेरोसन। बाकी इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के अंदर। ठीक है, और प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज सिंपली, और वहाँ से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता, तो इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।